पीडीएफ का पहला सेक्शन बात करता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हाँ, इसमें एक बहुत ही बढ़िया 3D इमेज है। एक मोटे तांबे के तार के अंदर छोटे छोटे नीले रंग के पार्टिकल्स चमकते हुए दिख रहे हैं। और वो पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन्स है ना? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन्स है। और नोट्स में साफ लिखा है कि विद्युत धारा, जिसको हम कैपिटल I से दिखाते हैं, वो बेसिकली चार्ज के फ्लो होने की रेट है। अच्छा, यानी इसका फॉर्मूला जो यहाँ दिया है I = QT, उसका सीधा सा मतलब यह है कि एक दिए गए टाइम में कितना चार्ज बह रहा है, राइट? हाँ, इसको इमेजिन करना बड़ा आसान है। जैसे हम किसी नदी के बहाव को देखते हैं ना, कि 1 सेकंड में पुल के नीचे से कितना पानी निकल गया। सही एग्जाम्पल है। ठीक वैसे ही करंट हमें ये बताता है कि 1 सेकंड में तार के किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज क्रॉस हो गया। और इसको नापने का SI यूनिट एम्पेयर होता है, जिसको एमीटर से नापते हैं, जो पीडीएफ के मुताबिक हमेशा सीरीज में जुड़ता है। लेकिन यहाँ एक डेटा दिया है जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। कौन सा डेटा? यहाँ लिखा है कि 1 कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, ये नंबर सच में बहुत मैसिव है। मतलब 6 के आगे 18 जीरो लगा दो, ये तो अरबों खरबों से भी कहीं ज्यादा है। एक ही कूलम में इतने सारे पार्टिकल्स। बिल्कुल, पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली एक और बात है जो इस पेज पर एक अलग बॉक्स में हाईलाइट की गई है। ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत यानी ऑपोजिट मानी जाती है। वेट, क्या? हाँ, यही वो अजीब बात है। मतलब अगर वो नीले इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट भाग रहे हैं तो करंट राइट से लेफ्ट बह रहा है। ये कैसा लॉजिक हुआ? ये तो पूरा उल्टा है। मैं बताती हूँ, ये फिजिक्स की हिस्ट्री की एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल गलती है, जिसको आज भी हम बस एक परंपरा की तरह धो रहे हैं। इस गलती को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। कैसे? देखो, ये बात उस जमाने की है जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज भी नहीं हुई थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे साइंटिस्ट्स को लगता था कि बिजली एक्चुअली में कोई इनविजिबल लिक्विड है। अच्छा। और उनका मानना था कि ये लिक्विड हमेशा पॉजिटिव सायरे से निकलकर नेगेटिव सायरे की तरफ बहता है। तो उन्होंने इसी डायरेक्शन को करंट की दिशा मान लिया। ओहो, तो ये बिना किसी प्रूफ के बस एक गेस था। हाँ, एक लॉजिकल गेस था उस वक्त के हिसाब से। लेकिन सालों बाद जब जे थॉमसन ने फाइनली इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और एटम के अंदर देखा, तो सब हिल गए। क्योंकि उन्हें पता चला होगा कि असल में जो पार्टिकल्स भाग रहे हैं वो तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जैक्टली। और क्योंकि वो नेगेटिव है, वो बैटरी के नेगेटिव एंड से दूर भागकर पॉजिटिव एंड की तरफ आते हैं, यानी उस पुराने गैस के बिल्कुल उल्टा। वाह, तो सारी किताबें, सारे फॉर्मूलेज उस वक्त तक गलत दिशा के हिसाब से लिखे जा चुके थे। पे पकड़ा, तब तक सब कुछ सेट हो चुका था। तो साइंस कम्युनिटी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के असली बहाव को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे और उस पुरानी उल्टी दिशा को उसको कन्वेंशनल करंट मान लेंगे। आज भी इसीलिए जब सर्किट डायग्राम बनते हैं तो तीर का निशान उस पुरानी डायरेक्शन में ही लगाया जाता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट सच में बहुत फैसिनेटिंग है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि ये अरबों में इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक दिशा में आखिर भागते क्यों हैं? अपने आप तो भागेंगे नहीं, इन्हें धक्का कौन मारता है? और यहीं पर हम इस पीडीएफ के अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, विभव और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इसके लिए भी यहाँ एक डायग्राम है, एक वाटर टैंक का विजुअल दिया है उन्होंने। ये वाटर टैंक वाली एनालॉजी ना पोटेंशियल डिफरेंस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें 2 टैंक हैं। एक टैंक बहुत ऊंचाई पर है और पानी से पूरा भरा है। दूसरा टैंक जमीन पर है और खाली है। और उन दोनों के बीच एक पाइप है। राइट। और ऊंचाई वाले टैंक से पानी उस मोटे पाइप से होते हुए बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। तो अगर मैं इसको सर्किट से रिलेट करूं तो बैटरी एक वाटर पंप की तरह हो गई ना? बिल्कुल परफेक्ट कंपैरिजन है ये। और जो ऊंचाई की वजह से प्रेशर बन रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स को पाइप में यानी तार में आगे धकेलता है। सही बात है। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें एक लाइन में चलाने के लिए एक बाहरी दबाव चाहिए होता है। तो टैंक में जितना ज्यादा पानी होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा और पानी उतनी तेजी से बहेगा। यानी बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, करंट उतना तेज होगा। एकदम। और पीडीएफ में साफ बताया है कि बैटरी ये प्रेशर बनाती कैसे है। उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन से? हाँ,
वो रिएक्शन जबरदस्ती बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल पर इकट्ठा कर देती है। अब इतनी भीड़ हो जाती है कि वो एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। यही भीड़ वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर बनाती है। ओह, तभी यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है V = WQ। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को धकेलने में जो काम यानी वर्क किया जाता है वही वोल्टेज है। सही पढ़ा आपने। और इस प्रेशर को नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, जो हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा है। अगर बैटरी इतना जोरदार दबाव डालती है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के लिए तार का रास्ता एकदम साफ और खाली होता है? मतलब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता? हाँ, या बीच में कोई रुकावट आती है? और इसी का जवाब मुझे लगता है हमें पीडीएफ के अगले पेज पर मिलता है। ओम का नियम और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ तो इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी की कहानी का हीरो है। जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि अगर तार का टेम्परेचर सेम रहे तो उस पर लगाया गया वोल्टेज और उसमें बहने वाला करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पीडीएफ में इसका एक ग्राफ भी है। एकदम स्ट्रेट लाइन है जो वोल्टेज और करंट के बीच बनी है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ही यही है कि अगर आप वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। और यहीं से वो सबसे फेमस फिजिक्स फॉर्मूला निकलता है ना, V = I × R। बिल्कुल। और ये जो R है यही वो रुकावट है जिसकी आप बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस। तो ये रुकावट आखिर आती कहाँ से है तार के अंदर? देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर बहते हैं तो उन्हें कोई खाली सुरंग नहीं मिलती। तार किसी मेटल का बना है और उस मेटल में अनगिनत एटम्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम से टकराते होंगे? वही तो। जब वो बैटरी के प्रेशर से आगे भागते हैं तो वो बार बार इन एटम से टकराते हैं। एक से टकराकर उछलते हैं, फिर दूसरे से टकराते हैं। ये जो लगातार टक्कर होती है ना, यही उनकी स्पीड को स्लो करती है। ओह, इसीलिए उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका SI यूनिट ओम होता है। सही। पर अब पीडीएफ में उस डायग्राम को देखिए जहां बताया है कि ये रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ, मैं वही देख रहा था और यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। Here's where it gets really interesting। क्या हुआ? डायग्राम में 2 तार हैं, एक लंबा और पतला है और दूसरा लंबा पर बहुत मोटा है। पीडीएफ कहता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है, यानी लंबा तार मतलब ज्यादा रुकावट। ये तो ठीक है। हाँ। पर मोटाई के केस में लिखा है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R = ρ × L/A। इसका मतलब मोटा तार होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ, रूल तो यही कहता है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर तार मोटा है तो उसमें मेटल ज्यादा है। मेटल ज्यादा होने का मतलब है उसमें एटम्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को टकराने के लिए ज्यादा चीजें मिलेंगी ना। फिर मोटाई बढ़ने से रेजिस्टेंस कम कैसे हो रहा है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और सच में कॉमन सेंस के खिलाफ लगता है। इसको समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर आकर एक ट्रैफिक और सड़क का एग्जाम्पल लेना होगा। अच्छा, ट्रैफिक वाला एग्जाम्पल? हाँ, मान लीजिए एक बहुत पतली संघरी गली है। हाँ। और उसमें बहुत सारी गाड़ियां, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, एक साथ निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो ऑब्वियसली जैम लग जाएगा, जगह ही नहीं है। बिल्कुल। गाड़ियां एक दूसरे से टकराएंगी, दीवारों से टकराएंगी। ये है हाई रेजिस्टेंस। अब सोचिए इस गली को तोड़कर एक 8 लेन का मस्त चौड़ा हाईवे बना दिया गया, जो कि हमारा मोटा तार है। ओके। अब भले ही उस हाईवे में ज्यादा मटेरियल लगा हो, ज्यादा पत्थर हो, पर गाड़ियों के निकलने के लिए कितना चौड़ा रास्ता मिल गया उन्हें। वो अलग अलग लेन्स में आराम से निकल सकती हैं। ओ वाओ, क्या बात है, अब समझ आया है ना। एक लाइन में फंसा नहीं रहना पड़ेगा उन्हें, इसलिए ट्रैफिक आराम से क्लियर हो जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये तो एकदम आहा मोमेंट था मेरे लिए। तार मोटा होने का मतलब रास्ते में पत्थर डालना नहीं है, बल्कि हाईवे को और चौड़ा करना है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रास्तों से एक साथ निकल सकें। सही पकड़ा। और इसके साथ एक और फैक्टर होता है पदार्थ की प्रकृति, यानी रेजिस्टिविटी, जिसको रो ग्रीक लेटर से दिखाते हैं। हाँ, यहाँ एक टेबल है जिसमें लिखा है कि मेटल्स जैसे तांबा या एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कुछ 10⁻⁻8, जबकि रबर या कांच की अरबों गुना ज्यादा होती है। वही तो। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आजाद होते हैं, आराम से घूम सकते हैं, पर रबर में एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं। बैटरी कितना भी धक्का मारे वो हिला नहीं पाती। तभी तो हमारे घरों के सारे तारों पर रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स का डेंजरस हाईवे अंदर ही रहे और हमें करंट ना लगे। एग्जैक्टली। अब जब हमें ये समझ आ गया है
कि करंट कैसे बहता है और रुकावटें कैसे काम करती हैं, तो अगला कदम है इन सबको एक सिस्टम में जोड़ना, जिसे हम सर्किट कहते हैं। और पीडीएफ के अगले हिस्से में सर्किट का नक्शा और उनके सिंबल्स दिए हैं। रेजिस्टेंस को एक टेढ़ी-मेढ़ी कांटेदार लाइन से दिखाया है, जो देखकर ही रुकावट लगती है। हाँ, विजुअल्स बहुत स्ट्रांग है इसमें। एक चीज और मैंने नोटिस की, हम नॉर्मल बोलचाल में सेल और बैटरी को सेम समझते हैं, पर इनके सिंबल्स अलग हैं। यहाँ बहुत अलग है। सेल सिर्फ एक छोटा सा यूनिट है जिसमें एक बड़ी और एक छोटी लाइन होती है जो एक लिमिट तक ही वोल्टेज देता है। और बैटरी के सिंबल में मैंने देखा कि ऐसे कई सेल्स को एक के पीछे एक जोड़ा गया है। हाँ, क्योंकि जब ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है तो एक सेल काफी नहीं होता। हम कई सेल्स की एक टीम बना देते हैं जिसे ही एक्चुअली बैटरी कहा जाता है। राइट। अब इन इक्विपमेंट्स को जोड़ने के लिए भी यहाँ दो तरीके बताएं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। हाँ, सीरीज में सब कुछ एक ही लाइन में होता है। मतलब करंट के पास निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शुरू से आखिर तक। तो पूरे सर्किट में करंट आए सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज V है वो बढ़ जाएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही बात है। और सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट के सबसे बड़े अकेले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। वो तो होगा ही, क्योंकि सारी रुकावटें एक ही रास्ते पर आ गई ना। जैसे एक ही हाईवे पर 3 जगह टोल टैक्स लगा दिया हो। सही एग्जाम्पल है। पर पैरेलल सर्किट का केस थोड़ा अलग है। हाँ, और यहाँ पर इस पीडीएफ ने मेरे दिमाग में एक और पैराडॉक्स डाल दिया है। पैरेलल में इक्विपमेंट्स एक के नीचे एक पैरेलल ब्रांचेस में जुड़े हैं। ठीक है। यहाँ फॉर्मूला दिया है 1 Rp इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2, लेकिन उसके ठीक नीचे लाल रंग से हाईलाइट किया है कि पैरेलल में कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। हाँ। अब ये क्या बात हुई? हम सर्किट में जानबूझकर और ज्यादा रेजिस्टर्स जोड़ रहे हैं, पर फिर भी टोटल रुकावट कम होती जा रही है। रुकावट बढ़ाने से बहाव आसान कैसे हो सकता है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है पहली बार में, लेकिन इसको फिर से अपने पुराने नदी वाले एग्जाम्पल से सोचिए। ठीक है, बताइए। मान लीजिए एक बड़ी नदी पर पानी रोकने के लिए एकदम बंद बना दिया है। पानी को बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है आगे जाने में। हाँ। अब उस डैम के ठीक बगल में पानी निकालने के लिए आपने एक और छोटी सी नाली खोद दी। पर वो नाली तो बहुत संकरी होगी ना, उसमें तो खुद बहुत रेजिस्टेंस होगा। भले ही वो संकरी हो, उबड़ खाबड़ हो, पर पानी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, पहले उसके पास निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। अब चाहे जैसा भी हो, उसके पास एक नया रास्ता भी तो आ गया ना। Wait, really? Oh. हाँ, पैरेलल सर्किट में हर नया रेजिस्टर जोड़ना करंट के बहने के लिए एक पूरी नई ब्रांच खोलना है। आप पुरानी सड़क पर रुकावट नहीं डाल रहे, आप एक नया बाईपास बना रहे हैं। क्या बात है। मतलब जितने ज्यादा नए रास्ते खुलेंगे, भले ही उनमें अपनी रुकावट हो, करंट का ओवरऑल वहां से निकलना उतना ही आसान हो जाएगा। Exactly. इसीलिए पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा गिर जाता है और सारे इक्विपमेंट्स को बैटरी का पूरा और एक समान वोल्टेज मिलता है। और इसी वजह से हमारे घरों की वायरिंग भी पैरेलल में होती है, ताकि एक कमरे की लाइट खराब हो जाए, यानी एक रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो दूसरे कमरे का रास्ता चालू रहे। बिल्कुल सही समझे आप। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच तार में लगातार ये टक्कर चल रही है। बैटरी धक्का दे रही है और एटम्स रोक रहे हैं। साइंस कहती है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इस भारी टक्कर और जद्दोजहद का एंड रिजल्ट क्या निकलता है? यही तो हमारे पीडीएफ का आखिरी और सबसे ज्यादा रियल लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट। हाँ, इसमें वो एक 3D ग्राफिक है जहां एक तार लाल होकर बिल्कुल आग की तरह चमक रहा है और उसमें से हीट निकल रही है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से एटम से टकराते हैं ना, तो उनका वो फ्रिक्शन वेस्ट नहीं जाता। उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट यानी ऊष्मा में बदल जाती है। इसका भी एक फॉर्मूला दिया है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू D। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखने पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। यहाँ करंट I का स्क्वायर किया गया है। हाँ, तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि अगर हम सर्किट में करंट को सिर्फ डबल करते हैं तो हीट डबल नहीं होगी, बल्कि स्क्वायर होने की वजह से 4 गुना बढ़ जाएगी। वही तो। ये मैथ हमें क्लियर वार्निंग देता है कि करंट में थोड़ा सा भी इजाफा कितनी खतरनाक हीट पैदा कर सकता है। पर सोचिए, इंसानों ने इस प्रॉब्लम का क्या बढ़िया सॉल्यूशन निकाला। हाँ, शुरू में तो तार का गर्म होना एक बहुत बड़ी फॉल्ट मानी जाती होगी कि एनर्जी वेस्ट हो रही है और तार जल सकते हैं।
लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी अलॉय मेटल्स बनाएं जैसे निक्रोम, जिनका रेजिस्टेंस नॉर्मल तांबे से बहुत ज्यादा हो। और जब उसमें से जबरदस्ती करंट भेजेंगे तो भयंकर हीट निकलेगी। बिल्कुल। और वही हीट हम आज तक यूज कर रहे हैं। हमारा रूम हीटर, कपड़े प्रेस करने वाली आयरन, गीजर, ये सब इसी उसूल पर काम करते हैं। जो रुकावट हमारी दुश्मन थी वही दोस्त बन गई। ये इंजीनियरिंग का कर्नल है। और इन सब से जुड़ता है पीडीएफ का वो हिस्सा जो हमारी जेब पर असर डालता है, इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, पावर मतलब कि कोई डिवाइस किस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। इसका यूनिट वॉट होता है। जैसे हम कहते हैं ना एसी 1500 वॉट का है। वही। और इस सेक्शन में पीडीएफ ने एक ऐसी फिगर दी है जिसको पढ़कर मैं जेन्युइनली हैरान रह गया। हम सब अपने घर का बिजली का बिल भरते हैं, बिल में लिखा होता है 15 यूनिट या 300 यूनिट। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। पीडीएफ ने इस 1 यूनिट को डिकोड किया है। बताया है कि 1 यूनिट एक्चुअली 1 किलोवाट पर आवर होता है। और इसकी असली वैल्यू जूल्स में भी लिखी है उन्होंने। हाँ, लिखा है 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। यानी अगर सिंपल हिंदी में बोलूं तो 36 लाख जूल्स। बाप रे, ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। फिजिक्स में 1 जूल एनर्जी लगभग उतनी होती है जितनी एक सेब को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाने में लगती है। अच्छा। तो जब हम कहते हैं कि घर में 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, जिसके हम शायद 7-8 रुपए देते हैं, तो हमने ऐसी एनर्जी यूज की है जिससे 36 लाख सेब हवा में उठाए जा सकें। ओह वाओ, ये सच में हमारी एनर्जी कंजम्पशन के स्केल को कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव में दिखाता है। 36 लाख जूल से तो किसी भारी ट्रक को हवा में उठाया जा सकता है। एग्जैक्टली। और इतनी एनर्जी हम बस अपना टीवी या एसी चला के 1 यूनिट में उड़ा देते हैं। ये दिखाता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का कितना पावरफुल नेटवर्क बना लिया है। सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे इस पीडीएफ ने उस इनविजिबल साइंस को हमारे सामने रख दिया। हाँ, हमने जाना कि कैसे बैटरी के अंदर केमिकल प्रेशर यानी वोल्टेज बनता है, और वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को तार के हाईवे पर दौड़ाता है, जिसे हम करंट कहते हैं। फिर वो रास्ते के एटम से टकराते हैं जो उन्हें रोकते हैं, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और आखिर में वो टक्कर इतनी हीट और पावर पैदा करती है कि हमारी पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। ये फिजिक्स और हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। जब तक क्यों और कैसे का जवाब नहीं मिलता तब तक साइंस बोरिंग लगती है, पर जब समझ आ जाए तो नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? वही पीडीएफ के पहले पेज वाला फैक्ट कि एक कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा इसको विजुअलाइज कीजिए। अगली बार जब आप अंधेरे कमरे में जाकर वो 1 एम्पेयर का स्विच ऑन करेंगे ना, हाँ, तो उस एक छोटे से क्लिक की आवाज के साथ ही उस दीवार के पीछे सोए हुए तार में हर 1 सेकंड में अरबों खरबों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अचानक से जाग उठेंगे और एक दिशा में अंधाधुंध भागने लगेंगे। हाँ, और ये सब इतनी मेहनत बस इसलिए कर रहे होंगे ताकि आपके छत पर लगा वो एक छोटा सा बल्ब जलता रहे। ये सोचने में ही कितना रोमांचक लगता है ना। हमने शायद इस स्विच को कभी इस नजर से देखा ही नहीं। यही तो इस डीप डाइव का मकसद था। उम्मीद है अगली बार जब आप उलझे तारों को देखेंगे तो आपको उनमें इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ता हुआ पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल उठाते रहिए।